हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन वशिष्ठ। मैं पैरामाउंट के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आज से हम अपना डिटेल्ड कोर्स शुरू करने वाले हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इस कोर्स को शुरू करने से पहले वही जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, मैथ्स रीजनिंग नहीं है। इसको आपको सीक्वेंशियल वे में ही पढ़ना पड़ता है। तो जो मैंने पहले इस कोर्स को शुरू करने से पहले बेसिक की पूरी सीरीज़ दे रखी है, आप उसको देख लें, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि मेरा जो तरीका है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको बेसिक बहुत होल्ड होना चाहिए आपका ग्रामर के ऊपर, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बेसिक की वीडियोस दे रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले ना 3 छोटे छोटे पॉइंट है, काफ़ी बच्चों मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट्स में भी, वो बता देता हूँ। एक तो बेसिक की वीडियोस मैंने बोला था 10 से 15 वीडियोस आएंगी कम से कम। मेरे भाई मैं वीडियोस और आगे दूंगा। अभी काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर कोर्स शुरू कर दो एक बार। तो जैसे जैसे और जैसे काफ़ी सारी मुझे वीडियोस बेसिक की और देनी है, जैसे क्लॉजेस पे देनी है, एडजेक्टिवल क्लॉजेज, एडवर्बियल क्लॉजेज, वो आगे आएगी। ऐसे मुझे जिरेंड्स, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स और इनके ऑब्जेक्ट्स पे वीडियोस देनी है, वो भी आगे आ जाएंगी, ठीक है। जब जैसे हमारे सेंटेंस में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंसेप्ट में ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम वो वीडियोस दोबारा फिर से शुरू कर देंगे। दूसरी बात, सर क्लास नोट्स, मेरे भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो रहा है उसके अंदर। तो जो पहले वाले नोट्स थे उसके अंदर कुछ एरर थे, वो रिमूव हो रहे हैं। अभी पीछे उस बच्चे के सेमेस्टर एग्जाम थे, अभी होली आ गई तो वो घर चला गया। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगे, आज से ये लगा लो अभी 10 दिन मैक्सिमम के अंदर अंदर वो अपडेट हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा। अगली बात, प्लेलिस्ट। मेरे भाई मैंने ना पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बच्चे को कन्फ्यूजन ना होगी पहले कौन सी वीडियो देखनी है, दूसरी कौन सी वीडियो देखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो अगर आपने मेरे पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं भी देख रखे हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आप शुरू से अपना कोर्स पा रहे होंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ मेरे भाई, वीडियो आपके लिए वेस्ट है। देखो मजाक करना तो आपकी मर्जी है भी, हाँ भी ये वीडियो प्ले कर ली, 10 मिनट अपने देखनी है तो बात खत्म, फिर नहीं देखना कुछ भी। अगर ढंग से प्रॉपर सीक्वेंस से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश का कोर्स करना है तो उसको सीक्वेंशियल वे में ही देखें। आप प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। प्रोनाउन चैप्टर से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आपको बेसिक वीडियोस में बताया, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। जो वो काम करता है नाउन, वही काम ये करता है। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक है। बेसिक की वीडियो देख लो मेरे भाई अगर नहीं देखी है तो, ठीक। आ जाओ इस पे। अब पहला जो प्रोनाउन है वो बात कर रहे हैं हम उसकी पर्सनल प्रोनाउन। इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन क्यों है समझिए। आपने ऐसा सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुन रखा है ना। उसी से इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके बेसिकली 7। अभी मैंने लिखे इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। पहले तो ये देखिए कि ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये चारों के चारों थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। याद रखने का तरीका, मान लो मैं तुमसे कहूँ कि वो इंटेलिजेंट है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, तो जो बोलने वाले होते हैं आई वी स्पीकर वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है जो कि तुम वो यू वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, ठीक है। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को समझिए। मान लो मैं आपको कहूँ कि इस सेंटेंस में क्या एरर हो गया यार, हिम वॉज गोइंग टू मार्केट, क्या एरर हो गया। हर कोई बता देगा सर हिम वाज गोइंग नहीं होता, क्या होगा ही वाज गोइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गो वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था तो सब्जेक्टिव केस आएगा। ही सब्जेक्टिव केस होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही लगाएं, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हिम लगाएं। अगर मैं कहूँ आई लाइक शी तो गलत हो जाएगा। आई लाइक हर होना चाहिए क्योंकि लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना, सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लगाना। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, वी का अस, ऐसे करके आप सबके ऑब्जेक्टिव केसेस देख सकते हैं। लेकिन एरर मेरे भाई यहाँ से नहीं आएगा, एरर कहाँ से आएगा, पॉजेसिव केस से आएगा, ठीक है जी। समझिए इस बात को। पॉजेसिव केस क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार बनाना। जैसे आप कहते हैं ना माई कार, योर कार, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, किसी चीज पर अधिकार बना दे रहा हूं, उसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस। और ये है इनके पॉजेसिव केस। आई का पॉजेसिव केस क्या है, माइन, योर्स, आई, वी का आर्स, यू का योर्स, हिज, हर्स, ऐसे करके। अब ना 2 वर्ड लिखे हैं, माइन भी लिखा है, माई भी लिखा है, आर्स भी लिखा है, आर भी लिखा है। तो समझिए जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना तो साथ में एडजेक्टिव का बहुत सारा, आधा चैप्टर एडजेक्टिव तो प्रोनाउन में पढ़ चुके होंगे क्योंकि काफ़ी सारे एरर्स आते हैं जो इनको मिक्स करके ही आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ये जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है और राइट साइड वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन से एरर आता है वो इसी फंडे पे आता है कि जहाँ जरूरत थी प्रोनाउन की वहाँ तो लगा देगा एक एडजेक्टिव,
और जहाँ पे ज़रूरत होगी एक एडजेक्टिव की वहाँ पे लगा देगा एक प्रोनाउन। बेसिक सी बात समझिए, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन, बेसिकली ये होता क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं ये कहूँ, ये जो आपने लिखा ना माइन, ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है, माई प्लस में एक नाउन, जिस भी नाउन का जिक्र चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहूँ कि आई लाइक योर बैग, आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माइन। आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माइन। अब यहाँ पे माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई प्लस में वो नाउन जिसका जिक्र चल रहा था, वो क्या था, बैग। तो क्या हो गया, आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माई बैग। अगर आपने माई नहीं लिख दिया तो वहां पे माई बैग अंडरस्टूड हो गया। समझ में आई इतनी बात। बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन होते हैं, ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात समझ में बताओ कि जब इसका मतलब ही माई प्लस में नाउन है, माइन का, तो क्या इसके बाद में कोई नाउन आ पाएगा? माइन बैग लिख पाओगे कभी? नहीं, क्योंकि माइन का मतलब ही है माई प्लस में बैग, या वो वाला नाउन जिसका जिक्र चल रहा है, तो इसके बाद तो कभी नाउन नहीं आएगा। और ये वाले वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको बेसिक लेक्चर्स के अंदर बताया कि एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अगर ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन ना आए? तो इसका मतलब छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में तो नाउन नहीं आएगा। ये यूज ही कब होगा, जब आपको क्या चाहिए हो, पोजेशन बनाना हो एक नाउन पे, ठीक है, और आप ये यूज करेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन जरूर आ रहे होंगे। समझ आया? तो इसके बेसिस पे काफी सारे एरर्स हैं, उनको हम डील कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लें, फिर हम इस पे एरर्स देखते हैं। चलो, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा अब उस पे एरर कर लेते हैं। आर्स टीम हैज स्कोर्ड 380 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। अब देखो मेरे भाई, इस एरर को करने के लिए एक तो सीधा शॉर्टकट है कि ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव प्लस में नाउन होते हैं। इसके साथ नाउन कैसे आ गया? समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं कि आर्स का मतलब ही क्या है, आर टीम। तो यहाँ पे इस नाउन के लिए ना एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन की। ये आर अकेला कैसे आ गया, आर के बाद या तो टीम लिखा होता, लेकिन टीम टीम नाउन दो बार ना रिपीट हो, इसलिए प्रोनाउन लिख दीजिए, आर्स इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, या तो ऐसे समझ लो, ठीक है। लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ, आपको अंग्रेजी की समझ देना चाह रहा हूँ, आपके कंसेप्ट की बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एरर बताना बहुत आसान है मेरे भाई, 2 सेकंड में सारे एरर बता दूंगा मैं, तो समझ में भी आ जाए शायद। लेकिन अपने को ना अंग्रेजी समझनी है, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, हम सारे सेंटेंसेस का पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उससे हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की ब्रेक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा इंग्लिश का। चलो समझते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्कोर्ड व्हाट, रन्स। अब ये ब्रेक करने की प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, बेसिक्स भी दे चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप प्ले कर लेंगे तो वहां से शुरू हो जाएगा बेसिक से। रन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कितने रन्स, 380 रन्स। जो एक नाउन का नंबर बता दे उसे क्या कह देते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। अगेंस्ट क्या हो गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब इस स्कोर्ड वर्ब का मुझे सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है जी। किसने स्कोर किया, टीम ने स्कोर किया कि आर्स ने स्कोर किया? बेसिकली हमारी टीम ने स्कोर किया। समझ के देखो मेरे भाई, ये जो आपने लिख दिया ना आर्स, ये बेसिकली है क्या, आर प्लस में टीम ही तो है। जिस नाउन का जिक्र चल रहा हो, पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में एक नाउन। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर दिया तो इसके अंदर तो नाउन अपने आप ही आ जाएगा। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए जब भी आगे नाउन गिवन हो तो वहां पे एक पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, वहां जरूरत होती है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो आपका ये जो टीम है ये तो बनेगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो नाउन, काम कर रहा वर्ब के सब्जेक्ट बनने का। और ये आर्स नहीं, यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने वाला एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। इज एम आर वाज वर्ब बी बीन इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना, तो ये बना जी मेन वर्ब, ठीक। अब बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक एडजेक्टिव।
अब देखिए यहाँ पे ये जो टीम लिखा हुआ है ये नाउन है और ये बेस्ट लिखा हुआ एडजेक्टिव है, इनमें से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाऊं किसको? काफ़ी बच्चे कहते हैं सर बेस्ट एक एडजेक्टिव है, वो भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। लेकिन समझिए मेरे भाई, चलो एक बार आपकी मान लेता हूँ, मैंने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया मैंने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब समझिए कि फिर ये टीम नाउन क्या करेगा? सब्जेक्ट तो देखो वहाँ लिखा जाना है, तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के केस में होते नहीं। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि आप तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसका क्या मतलब समझा कि ये तो टीम तो नाउन कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। टीम नाउन 4 काम करता था, चारों इनवैलिड हो गए। इसका मतलब इस सेंटेंस को आप गलत तोड़ रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेस्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा टीम। ध्यान रखेंगे, जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन लिखा हो तो वो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और एडजेक्टिव सिंपल एडजेक्टिव रह जाता है उसको क्वालिफाई करने का। ठीक है जी। द क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया। इन है प्रीपोजिशन। वर्ड क्या है प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। अब समझिए इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता, देखो ये फुल स्टॉप लगा हुआ ना, इसका मतलब सेंटेंस हो गया। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसके अंदर वर्ब ना आ रही हो, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में होते कौन है? आपको पता है, बेसिक के अंदर पढ़ा रखा है, सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी आर लिखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो टेबल बनवाया जिसमें इस साइड पे क्या थे, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखे होते, उस टेबल में देखिए जो एस वाले थे ना, माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, हर्स हो गया, ये सब थे प्रोनाउन। और जो बिना एस वाले थे, माई है, योर है, देयर है, हिज है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव थे। तो यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव लिख रखा है और अक्षर एक ही बचा, देखो मेन वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। एक ही अक्षर बचा है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट भी इसी अक्षर को बनना है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब तो हो नहीं पाएगी। अब इसका मतलब अगर इसे सब्जेक्ट बनना है तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या है? ये तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे अपने को चाहिए था एक प्रोनाउन, तो इसको बना दीजिए प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? आर्स लिखना पड़ेगा। अब समझिए सेंटेंस कैसा हो गया? आर्स क्या हो जाएगा? आर टीम। तो आर टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ये कहना चाहिए था आपको। समझ पाए? नेक्स्ट पे आ जाओ। एलिफेंट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। एन क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड बता रखा है। ये सब क्या होता है? मॉडल होते हैं, काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। यूज क्या है? मेन वर्ब है। यूज व्हाट, किस चीज को यूज कर सकता है भाई एलिफेंट? ट्रंक को, इसकी सूंड को। ये क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। वे, वेज, एस लगा के ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैनी क्या हो गया? ये इसकी क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, मैनी वेज। अब समझिए जरा इस वर्ड को। ठीक, काफी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। एक वर्ड है ये इट अपोस्ट्रोफी एस और एक वर्ड है इट्स। अब ये बेसिकली क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की। जैसे आपने पढ़ा हुआ कांट, सी एन अपोस्ट्रोफी एस टी लिख देते हो, कांट, वो शॉर्ट फॉर्म किसकी हो जाती है? कैन नॉट की। डजंट, डिडंट, उनमें क्या है? शॉर्ट फॉर्म ही तो होती है। ऐसे इट अपोस्ट्रोफी एस शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की। बेसिकली ये क्या है? ये एक प्रोनाउन प्लस में एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और एक होता है ये इट्स। ये क्या होता है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल में देखा इट्स क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस अवेलेबल है हमारे पास। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो ये इट अपोस्ट्रोफी एस है। अभी गलत सही को छोड़ो यार, ठीक है? जहाँ पे कांट लिखते हो वहाँ कैन नॉट लिख दूं तो कोई गलत हो जाएगा क्या? अगर मैं कहूँ शी कांट सिंग वेल, अगर मैं इसकी जगह पे शी कैन नॉट सिंग वेल लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा? नहीं। अब सही गलत इस सेंटेंस को छोड़ो, मुझे बताओ इट अपोस्ट्रोफी एस की जगह पे मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, इट इज। पहले सही था तो अब भी सही होगा, पहले गलत था तो अब भी गलत होगा। मैंने लिख दिया इट इज। अब समझिए ये है एक प्रोनाउन और ये है एक वर्ब। आपको पता है इस इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करता है। क्या क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इज हेल्पिंग वर्ब हो जाए? क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो आगे तो कोई मेन वर्ब चाहिए, कि आगे कोई मेन वर्ब आ रही है क्या? और वैसे भी एक मेन वर्ब यहाँ पे लिख चुके हो, उसके बाद लिख सकते हो कभी हेल्पिंग वर्ब। समझ आया? और वैसे भी अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, कहीं है आईएनजी फॉर्म? ये बात भी गई। ये मेन वर्ब हो सकता है क्या? यूज पहले ही मेन वर्ब आ चुका है, अगर ये भी मेन वर्ब हो गया तो 2 वर्ब हो जाएंगी, 2 वर्ब हो जाएंगी, तो कंजंक्शन कहाँ है उनको जोड़ने के लिए? इसका मतलब यहाँ पे इज जो है ये नहीं आ सकता। दोबारा बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, ये मेन वर्ब नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेन वर्ब आ चुकी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 मेन वर्ब है, कंजंक्शन नहीं है।
ठीक, इसका मतलब इज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इज नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये इट इज यानी इट अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। यहाँ पे चाहिए क्या था, देखो जरा, हाथी अपनी सूंड को बहुत तरीके से यूज कर सकता है। ठीक, उससे पानी भी पी लेगा, उससे सामान भी उठा लेगा। किसकी सूंड है? हाथी की सूंड है। इट्स ट्रंक, अपने करना क्या है, इस ट्रंक के ऊपर, इस सूंड के ऊपर पोजेशन बनाना है, अधिकार बनाना है। और जब एक नॉन लिविंग थिंग का किसी दूसरी चीज पर अधिकार बनाना हो, या फिर किसी एनिमल का किसी दूसरी चीज पर अधिकार बनाना हो, तो उसके लिए क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं हम? इट्स यूज करते हैं। जी आया समझ में? अगले बार जब गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसको ब्रेक कर देता हूँ। गंगा नाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। एंड क्या है? कंजंक्शन हो गया। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज एस लगा के प्लूरल होता है, ये भी क्या बना? सब्जेक्ट बना। दो सब्जेक्ट कैसे हो गए? क्योंकि दोनों के दोनों इस एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। फ्लो क्या हो गई? इनकी वर्ब हो गई। गंगा भी बहती है और सहायक नदियां भी बहती हैं। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्लेन, प्लेन से एस लगा के प्लूरल हो गया, ये नाउन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इंडिया क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ब्रेक करना सब सिखा चुका हूं पहले। नॉर्दर्न क्या है? प्लेन्स को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। एक बार फिर से पूरा सेंटेंस देख ले। गंगा और ट्रिब्यूटरीज, दो नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ा, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, राम और श्याम को जोड़ दूं। फ्लो क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। इन प्रेपोजिशन है, प्लेन्स इसका ऑब्जेक्ट है। नॉर्दर्न प्लेन्स को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, कौन से प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स, जो एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव। इन ऑफ प्रेपोजिशन है और इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है। अब समझिए आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये इट अपोस्ट्रोफी एस अभी हमने देखा, ये होता क्या है? इट इज। अब देखो यहाँ पे इट इज आ सकता है क्या? इज क्या काम करता है? या तो हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, मैंने आपको क्या बता रखा है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, जब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसके पास दो चारे होते हैं। या तो आईएनजी में आ जाए ताकि कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा, या V3 में आ जाए ताकि पैसिव बन जाए, बी की फॉर्म प्लस में V3। आईएनजी या V3 दोनों में से कोई भी दिख रहा है? नहीं। ठीक, लेकिन सेंटेंस ये वाला फ्लो वर्ब तो यहाँ पे एकदम सही लगी हुई है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, फैक्ट को बता रहा है ये एक। ठीक, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। दूसरी बात, क्या ये मेन वर्ब हो सकता है? अगर ये भी मेन वर्ब हो गया, ये भी मेन वर्ब हो गया, तो कंजंक्शन का है। और वैसे भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, बीच में ये वर्ब कैसे आ गई? समझ आई इतनी बात? तो इसका मतलब यहाँ इज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज नहीं आ सकता तो इट इज नहीं आ सकता। इट इज नहीं आ सकता, यहाँ पे चाहिए क्या था? गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा का पोजेशन बनाना है उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। एक नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल का किसी दूसरी चीज पे पोजेशन बनाना होता है तो क्या लगाते हैं हम? इट्स लगाते हैं। समझ पाए इतनी बात? अगले पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा जी इट्स। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको ब्रेक कर लेते हैं। इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। ठीक, इसको ब्रेक करते हैं। मैंने आपको जब बेसिक वाला पढ़ा रखा था उसके अंदर पढ़ा था कि सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि दो क्लोज हैं, बाहर बहुत अंधेरा है, टॉर्च ले जाओ। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2, इधर सब्जेक्ट नंबर 1 आ रहा होगा ना, इसलिए मैंने लिख दिया सब्जेक्ट नंबर 2। शुड क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2। अब ये मत कहना सर पहले हेल्पिंग वर्ब का है। 2 का मतलब है दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट, दूसरे क्लॉज की हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या है? वर्ब नंबर 2। टेक व्हाट? टॉर्च क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर 2। इतनी मत समझ पाए? अब इस साइड पे आ जाते हैं। आउटसाइड क्या हो गया? आउटसाइड हो गया प्रीपोजिशन। आउटसाइड प्रीपोजिशन भी हो सकता है, आउटसाइड एडवर्ब भी हो सकता है। अगर मैं आउटसाइड के बाद कोई नाउन ना लिखूं, मैं सीधा कह दूं प्लीज वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड, वेट वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब वो प्लेस बन जाता है उस केस में। लेकिन आउटसाइड के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिख दूं, आउटसाइड व्हाट? आउटसाइड द रूम, इसका मतलब इस बार ये क्या काम करेगा? इस बार ये प्रीपोजिशन का काम करेगा और रूम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगली बात, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा? डार्क, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। कितना डार्क है मेरे भाई? वेरी डार्क। जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा दे, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे मैंने लिखा हुआ इट्स, ITS बिना अपोस्ट्रोफ एस वाला, ये क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किस लिए आता है? एक नाउन पे पोजेशन बनाने के लिए। कोई नाउन लिखा हुआ है क्या? और दूसरा, थोड़ा सा ग्रामर का लॉजिक आप समझ गए होगा। ये ब्रेक कराने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि मैं आपको ग्रामर की समझ दे पाऊँ। ये कंजंक्शन लगी हुई है, कंजंक्शन लगी हुई है तो दो क्लोज हैं, दो क्लोज हैं तो दो वर्ब हैं। एक वर्ब तो ये रही, दूसरी वर्ब कहाँ है? आउटसाइड तो प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। दूसरी वर्ब कहाँ है? इट्स भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपने देखा ना भी, इट्स क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दूसरी वर्ब ही नहीं आई।
इसका मतलब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस साइड पे एक वर्ब की जरूरत है और वर्ब आई है तो आप जानते हैं कि उसका सब्जेक्ट भी जरूर होगा, वहां पे एक सब्जेक्ट की भी जरूरत है। इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्या कर दें कि उस साइड पे एक वर्ब भी आ जाए और सब्जेक्ट भी आ जाए। एक छोटा सा काम करना है, देखिए जैसे ही मैं ये लगा दूंगा ना, दोनों चीजें प्रकट हो गई वहां पे अपने आप। कैसे कि इट अपोस्ट्रोफी एस बेसिकली होता क्या है, वो होता है इट इज। जैसे आप लिख देंगे इट इज तो ये क्या बनेगा, इज आपकी बन जाएगी मेन वर्ब और इट क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। देखो बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब बनती है तब इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। पढ़ा था ना कि अकेला एडजेक्टिव एक ही जगह आ सकता है जब वो किसका काम कर रहा हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा हो। तभी तो यहाँ पे अकेला डार्क लिख दिया, डार्क के बाद कोई नाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा सुनेंगे कि इस क्लॉज के अंदर एक वर्ब और उसके सब्जेक्ट की जरूरत थी। यहाँ पे इट्स की जरूरत नहीं है, इट्स लिखा होता तो उसके बाद नाउन जरूर आता। यहाँ पे मुझे लिखना था इट इज वेरी डार्क आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ जाएगी इससे। तो अब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, इट्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इट जो बिना अपोस्ट्रोफी एस वाला था उसके अंदर एक अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया, क्योंकि इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, इट इज। समझ पाए। नेक्स्ट को देख लेते हैं। आर्स हाउस इज वेरी बिग एंड कॉस्टली। इज क्या है, मेन वर्ब है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर गई तो लिंकिंग वर्ब है। ये बिग और कॉस्टली क्या है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, काम कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। वेरी क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। ठीक है जी। हाउस क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है। अब समझिए, आर्स लिख दिया। आर्स का तो मतलब ही क्या हो जाएगा, आर हाउस। दो दो बार नाउन रिपीट होगा क्या, समझिए नाउन के साथ पजेसिव प्रोनाउन नहीं आ पाएगा कभी भी। क्यों, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। नाउन के साथ तो एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा, आर लिखिए। ठीक है जी, ताकि ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाए। सेम ऐसे ही सेंटेंस एक और डील कर लेते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक क्या है, वर्ब है। आई लाइक व्हाट, क्या पसंद है मुझे, डॉग पसंद है। ठीक, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब किन का डॉग है ये, देखो देयर्स लिख दिया। देयर्स तो क्या हो जाएगा, देयर प्लस में एक नाउन, देयर डॉग। डॉग डॉग दो बार थोड़ी लिख पाओगे मेरे भाई। एक नाउन के साथ पजेसिव प्रोनाउन नहीं पजेसिव एडजेक्टिव लगा करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, देयर डॉग। और ये अब क्या काम करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा। बट क्या होता है, बट कंजंक्शन होता है। क्यों कंजंक्शन आई, क्योंकि दो वर्ब है। देखो एक वर्ब येरी, एक वर्ब येरी। दो वर्ब है तो दो क्लोज है, दो क्लोज है तो कंजंक्शन चाहिएगी। दे क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। पढ़ा चुका हूँ, ही स्टडिंग, ही इज नॉट स्टडिंग। वर्ब को मॉडिफाई कर दिया इसलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। लाइक क्या हो गई, वर्ब नंबर 2। अब मैंने लिख दिया माई। माई तो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव अकेला आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना अपने को। आई लाइक देयर डॉग बट दे डोंट लाइक माई डॉग, ये कहना चाह रहे हो ना आप बेसिकली वहां पे। तो जो लाइक वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे, डॉग को। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव तो आया हुआ, एक काम करो यहाँ पे डॉग लिख दो, ताकि ये जो डॉग है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। मेरे भाई ये एरर हो गया आपका एकदम सही, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। समझिए क्यों, ये ग्रामर से तो सही है, लेकिन मुझे बताओ कि प्रोनाउन बनाया क्यों था। ये माइन, योर्स, देयर्स, प्रोनाउन बनाने की जरूरत क्या थी, ताकि आपको एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। हमें पता है ना भाई, कुत्ते का जिक्र चल रहा है, मुझे उनका कुत्ता पसंद है पर उन्हें मेरा पसंद नहीं। अब क्या पसंद नहीं तुम्हारा भाई, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी कार, तुम्हारा घर। कुत्ते का कंपैरिजन तो कुत्ते से ही हो रहा होगा ना मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुत्ता ही आना होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉग लिख दिया। अब डॉग डॉग नाउन दो बार रिपीट ना करना पड़े, इसकी वजह से आप क्या लिख सकते थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो अगर मैं इन दोनों की बजाय इस माई को काट के यहाँ पे जस्ट माइन कर दूं तो क्या वही बात अंडरस्टूड नहीं हो जाएगी। समझ पाए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये थे कुछ एरर्स पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड। हमारा ये प्रोनाउन चैप्टर का पार्ट 1 था। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं एरर्स को डील करने के, तो इन वीडियोस को शेयर करें। और ख़ास करके आप शेयर करें जो मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, कोई मर्जी रैंडम वीडियो ना देखे, शुरू से कोर्स की शुरुआत वो देखे। ठीक है, और आगे के वीडियोस के अंदर जहाँ जहाँ ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी बेसिक की, वहाँ पे वो वाली चीज़ आगे वीडियोस बना दूंगा मैं, और कोर्स ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन वशिष्ठ। मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन लेक्चर नंबर 2। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बातें कि ये ग्रामर है मेरे भाई, इसको सिक्वेंशली पढ़ना पड़ता है। आप डायरेक्टली बेर इन्फिनेटिव नहीं पढ़ सकते। तो अगर मजाक करना है 5-10 मिनट की वीडियो वैसे देख रहे हो तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स सिक्वेंशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, पूरा कोर्स ढंग से पढ़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ इंग्लिश नाम से। आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको सिक्वेंशियल वीडियो, पहले बेसिक्स की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको शो हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन के जो एरर आते हैं उन्हें, ठीक है। पहले तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को समझ लो, समझ लेंगे तो एरर अपने आप ही निकल जाएंगे। इनकी ग्रामर वाली डेफिनेशन भी बता देता हूँ और इनको समझा भी देता हूँ, ठीक। पहले इसकी डेफिनेशन सुनो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन और थिंग, ठीक। समझेंगे एक बार दोबारा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं जब एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाए, ठीक। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, समझते हैं। मान लो कि जैसे अपन छोटे बच्चे थे ना, तो एक काम किया करते थे, ऐसे कंकर के रस्सी बांध लेते थे और ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना। मान लो घुमाते 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 खुद के ही लग गई ऐसे, तो मैं क्या लिखूं? आई हर्ट मी लिखूं कि आई हर्ट माई सेल्फ लिखूं? माई सेल्फ, क्योंकि करने वाला भी मैं हूँ। हर्ट तो मैंने ही किया ना भाई, और किसी ने तो रस्सी पकड़ नहीं रखी थी और हर्ट हो भी मैं ही गया। अगर एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाए, ठीक, तब क्या लगाते हैं? उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसे रिफ्लेक्सिव केस में लिख देते हैं। जैसे मैं कहूँ आई सॉ माई सेल्फ, मान लो ये शीशा है, ठीक, मैंने देख लिया खुद को, देखने वाला भी मैं और दिखने वाला भी मैं। शीशे में मैंने खुद को देख लिया, तो इसे तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं जब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम होता है। अब बात कर लेते हैं अपने एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम करते हैं? इस बात पे एम्फेसिस डालते हैं कि ये जो एक्शन है ना, ये सब्जेक्ट ने खुद किया है। मान लो मेरा छोटा भाई है जैसे रमन, ठीक है, घर पे तो उसने सबको कह रखा है भाई कि मैं सिगरेट विगरेट, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता। घर पे गया मैं होली पे, ठीक, अब मम्मी ने कहा कि ये काम कर भी, तो कुछ कुछ सामान ले आ। मैं सामान लेने गया हुआ था, पीछे से वो भी घर से निकल गया कुछ कह के दोस्तों के साथ। मैं सामान लेके वापसी आ रहा हूँ, रास्ते में मैंने देखा जो नुक्कड़ पे किनारे वाला खोखा है वहाँ तो भाई अपना छल्ले बना रहा बढ़िया। तो मैंने सोचा इसको अभी फेंटूंगा। गया मैं, उसके बाद जैसे जाने लगा, इतनी देर में मैं डिवाइडर पे था और वो उसके दोस्त आए बाइक लेकर, वो निकल लिया। फिर जब मैं घर पहुँचूंगा तो मैं उसको कहूँगा अरे तो खोखे पे खड़ा था? कहा नहीं। फिर मैं क्या कहूँगा? मैंने खुद देखा था तुझे वहाँ खड़े हुए। आई माई सेल्फ सो यू देयर, या हिम यहाँ पे मैंने लगा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं मम्मी को बता रहा हूँ आई माई सेल्फ सो हिम देयर, मैंने खुद देखा उसे वहाँ पे। जी आया समझ में? दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें क्या है? इसमें एक्शन का डूअर रिसीवर सेम है, देखने वाला भी यही और दिखने वाला भी। इसमें डूअर और रिसीवर अलग अलग है, देखने वाला मैं हूं और दिखने वाला कोई और है। डूअर रिसीवर इसमें सेम, इसमें अलग अलग, ठीक। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं? देखो, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इन प्रेपोजिशन और मिरर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। अब इसको देखो, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और सो हिम, सो हुम, सॉरी सो हुम, सो हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया, और देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। अब देखो, सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, कोई प्रेपोजिशन है नहीं कि माई सेल्फ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, लिंकिंग वर्ब है नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाए। अब मुझे बताओ ये माई सेल्फ कर क्या रहा है? फिर इसको कहते भले ही प्रोनाउन है, ध्यान रखना। अब काफी टीचर तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं, काफी एडवर्ब कहते हैं, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। एक तो करते हैं कि ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करा, मैंने खुद देखा उसे। एक कहते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कि एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, कि देखा किसने? उसने खुद देखा। एडजेक्टिव मान लो, एडवर्ब मान लो, कुछ ही मान लो। देखो फिर वही बात, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कहना प्रोनाउन है जी,
ठीक है, जैसे होता था ना नाउन होता था, काम क्या कर रहा होता था सब्जेक्ट, जैसे प्रोनाउन है काम क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ये नाउन है काम क्या कर रहा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो प्रोनाउन है, लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा, ये काम कर रहा बेसिकली एडजेक्टिव की तरह से या फिर एडवर्ब की तरह से, है नहीं एडजेक्टिव, फिर बता रहा हूँ ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, है तो क्या ये प्रोनाउन है। ठीक है जी, फिर से दो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में डू और रिसीवर सेम होता है, करने वाला और जिस पर काम हो गया वो सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक के केस में डूअर और रिसीवर अलग अलग होते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का, एम्फेटिक प्रोनाउन काम करते हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब कहलाने का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद में आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो जनरली वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है जी, ये जनरली मैंने इसलिए लिखा मेरे भाई क्योंकि इसको ना आप यहां भी यूज कर सकते हो। आई सॉ हिम देयर माई सेल्फ, इसको आप जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस के लास्ट में भी ले जा सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको यहीं रखना प्रेफर करते हैं। क्यों मेरे भाई, क्योंकि अगर मान लो ये तो सेंटेंस छोटा सा बहुत बड़ा हो जाए, I saw him there smoking near that shop myself, ये myself का काम क्या था, इस पे स्ट्रेस डालना या कह लो वर्ब पे स्ट्रेस डालना कि मैंने खुद, और ये खुद को तुम कहाँ ले गए 1 किलोमीटर दूर, तो ये काम अपना कर पाएगा क्या, नहीं, तो जितना हो सके इसको इसके पास में रखा जाता है, इसलिए इसको वर्ब से पहले लगाते हैं। ठीक है जी, तो इसको ज़्यादा दूर मत लेके जाओ, गलत नहीं है, अगर छोटा सेंटेंस हो तो दोनों ठीक है, आई माई सेल्फ सॉ हिम देयर भी ठीक है, आई सॉ हिम देयर माई सेल्फ, यहाँ पे दोनों ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है उस केस में इसको लास्ट में मत लेके जाया करो, इसलिए इसकी सबसे बढ़िया पोजीशन क्या है, वर्ब से पहले। इतनी बात आ गई समझ में। अब एक सेंटेंस से और समझ लेते हैं, अब मुझे खुद बताना, खुद से सोचो जरा, इसमें जो ये हिमसेल्फ हरसेल्फ लिखे हुए हैं ये एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, पहले तो ये बात जान लो। देखो एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव बनाते कैसे हैं, आई का सब्जेक्टिव केस है आई, ऑब्जेक्टिव केस है मी, और उसका पॉजेसिव केस होता है माइन, आपको पता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है माई, और रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस कैसे बनेंगे, माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्स, वी का आर सेल्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ऐसे बनते हैं रिफ्लेक्सिव केसेस। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसीलिए इन पे एरर आते हैं। ठीक है, अब ये जो हिमसेल्फ है, यहाँ जो हर सेल्फ है, ये एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, खुद से जानने की कोशिश करो। देखो रजत सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, हर्ट वर्ब के बाद में यूज हो रहा है ये, इसका मतलब क्या काम कर रहा होगा, रिफ्लेक्सिव का। रजत ने हर्ट कर लिया खुद को, करने वाला भी रजत और होने वाला भी रजत, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सोनाली सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, और हर्ट हुम रजत, सोनाली ने खुद हर्ट कर दिया रजत को, ये वर्ब से पहले, इसलिए क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है, कह लो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ठीक है जी, अब देखो वर्ब से पहले एम्फेटिक, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं रिफ्लेक्सिव, एडजेक्टिव का काम करते हैं एम्फेटिक। ठीक है जी, चलो डूअर रिसीवर सेम, डूअर रिसीवर डिफरेंट। अब इन पे आने वाले कुछ एरर्स देख लेते हैं हम। द कैमल अडॉप्ट्स इटसेल्फ, देखो फिर वही बात, चाहूँ तो मैं 1 सेकेंड में एरर करा दूंगा, देखो जैसे पेपर में करने, क्या चीज़, अब देख मेरे भाई ये अडॉप्ट वर्ब के बाद में लिखा हुआ है, ये मैंने सॉरी नो एरर लिख दिया। अब देखिए चलो एक काम करते हैं, इसको ना डिटेल में ही कर लेते हैं। ठीक, चलो कैमल क्या है, सब्जेक्ट है, अडॉप्ट क्या है, वर्ब है। ये मैं एरर बनाना चाह रहा था, एक्चुअली एरर क्रिएट करना चाह रहा था, वो ऐसा लिखना था, वो मैंने नो एरर लिख दिया। एक बार मानो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, क्लाइमेट क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, डेजर्ट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ब्रेक करना मैं आपको बेसिक्स की वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। अब देखो मेरे भाई, कैमल अडॉप्ट कर लेता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, डेजर्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब कैमल अडॉप्ट करता किसको है, ये जो अडॉप्ट करने अडॉप्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, ढालना। अब कैमल ढालेगा किसको, खुद को ऑब्वियसली, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कैमल जंगल में क्लास लगा रहा है, भी चलो ढालने की तुम्हें क्लास दे रहा हूँ मैं, और वहाँ पे वो शेर चीते उसे सीखने आ रहे होंगे, वह कैमल खुद को ही ढाल रहा होगा। इसका मतलब इस एक्शन का जो डूअर है वो भी कैमल है, और इस एक्शन का रिसीवर भी कैमल है ना। और अगर एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाए तो वर्ब के ऑब्जेक्ट को किस केस में लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव केस में, क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट होकर कैमल पर ही आ गया। तो यहाँ पे इट नहीं क्या आएगा, यहाँ पे मेरे भाई इट सेल्फ आएगा। ठीक है जी, अगला सेंटेंस समझ लेते हैं। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इंट्रोड्यूस क्या हुआ, वर्ब हुआ, टू प्रेपोजिशन हो गया, वीसी वाइस चांसलर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ओ प्रेपोजिशन हो गया, कंपनीज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि जो इंट्रोड्यूस वर्ब होती है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मैंने आपको एक लेक्चर दिया था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का। उसमें आपको पता था कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो केवल और केवल ट्रांजिटिव तरीके से यूज करी जा सकती हैं, उनका ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। इंट्रोड्यूस, ही इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ फुल स्टॉप कभी नहीं रख सकता, क्योंकि इसने किसको इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, ही इंट्रोड्यूस्ड हुम। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, ये बिना ऑब्जेक्ट के रखी नहीं जा सकती। अब इसने इंट्रोड्यूस्ड किया किसको, अगर यहाँ पे मेंशन्ड होता ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर टू द वीसी, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज क्लासमेट टू द वीसी, तो सही हो जाता। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम ये क्या मान के चलेंगे कि इसने खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि अगर किसी और को किया होता तो गिवन होता है यहाँ पे, तो हम मान के चलेंगे कि इसने खुद को किया। अब इंट्रोड्यूस करने वाला भी ही और इंट्रोड्यूस होने वाला भी ही, एक्शन का डूअर भी ही और रिसीवर भी ही। इसका मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या है, वर्ब के बाद, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, हिमसेल्फ। समझ पाए इतनी बात। नेक्स्ट को देख लो, माई सेल्फ इज अमन शर्मा एंड आई टीच इंग्लिश। इसको कर देता हूँ मेरे भाई ब्रेक। बी की फॉर्म ने मेन वर्ब का काम कर दिया, ये क्या बन गई आपकी, लिंकिंग वर्ब बन गई। अमन शर्मा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एंड क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। आई क्या होगा, सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि वर्ब आ चुके हैं ना मेरे भाई, एक वर्ब उधर एक वर्ब इधर है, तो 2 वर्ब 2 सब्जेक्ट होंगे। टीच क्या हो गया, वर्ब नंबर 2, टीच व्हाट, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब समझिए कि ये वाला क्लॉज तो अगला ही हो गया। इस क्लॉज में ये आ रही है वर्ब, कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका मतलब आप इस माई सेल्फ को क्या बनाना चाहते हो, सब्जेक्ट बनाना चाहते हो। अब एक बात समझिए, माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम क्या करते हैं, जब एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक, मुझे बताओ यहाँ कोई काम हो रहा है, यहाँ जरूर काम हो रहा है, ये एक्शन है, इसका तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही चुका है। बात यहाँ पे आपने माई सेल्फ लगा रखा है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है क्या, मैं अमन शर्मा हूँ, इसमें काम हुआ। लिंकिंग वर्ब में आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता था ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता था, कोई रिसीवर ही नहीं होता था। जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आने का कोई तुक बनता है क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते, इसीलिए जब आप इंटरव्यू वगैरह की कोचिंग लेने जाते हो आपको सिखाया जाता है कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत ना करें, क्योंकि माई सेल्फ क्या होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट बनाना चाह रहे होते हो, माई सेल्फ इज रोहन, माई सेल्फ इज अमन, ऐसे मत करें। क्यों, क्योंकि माई सेल्फ केवल और केवल ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट का काम भी सिर्फ कब करता है, जब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाए। ठीक है जी। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हो गया जी गलत। तो फिर इसको लिखें कैसे, या तो आप लिखें आई एम अमन शर्मा, या फिर लिखें माई नेम इज अमन शर्मा। तो आपको ये दोनों के दोनों हटा के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई एम, और ये एम बनेगी आपकी मेन वर्ब और ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। समझ पाए इतनी बात। अब इन पे आ जाओ, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। ठीक है जी। अब इसको ना देखो, एक तो समझ के तरीके से कर देते हैं, एक ग्रामर के तरीके से कर सकते हैं। समझ के तरीके से देखिए, कट के बाद लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगते हैं, जब डूअर रिसीवर सेम होता है, काम हो रहा काटने का, काटा किसने, वुड कटर ने। द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज, और काट लिया किसको, खुद को। वुड कटर ने खुद को ही काट लिया, है ना, वुड कटर ने खुद को ही काट लिया। अब वुड कटर अगर खुद को काटेगा तो ये पेड़ कौन काटेगा भाई। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि समझिए कि वो लिखना क्या चाह रहा था। इसने थोड़ी सी गलती कर दी है लिखने में, ही लिखना ही चाह रहा था कि वुड कटर ने खुद काटे सारे पेड़। ठीक है जी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ग्रामर के बेसिस पे समझ लेते हैं। कट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये वर्ब के बाद है तो आप इसे क्या बनाना चाह रहे हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम किसका करते हैं, ऑब्जेक्ट का। कट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये आपका वुड कटर हो गया। अब देखिए, ऑल क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ये ट्रीज क्या हो गया, ये नाउन है। द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब यहाँ से ग्रामर बेस्ड लॉजिक समझिए इसका। ट्री, ट्रीज ऐसा लगा के प्लूरल होता है, नाउन है। नाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। अब मुझे बताइए, क्या ये ट्री जो है सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट हो सकता है क्या, सब्जेक्ट तो वुड कटर लिखा हुआ है। क्या ये जो ट्रीज है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट तो आप इसको बना रहे हो। ये कट कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब तो है नहीं कि दो दो ऑब्जेक्ट ले ले। अब ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, यहाँ कोई प्रेपोजिशन आ रही है, नहीं मेरे भाई। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब आ रही है, तो एक्शन वर्ब है काटना। इसका मतलब आपने तो चारों ही काम नहीं कराया इससे। इसका मतलब ये तो नाउन होना ही बंद कर देगा। अगर ये नाउन है तो इन 4 काम में से एक काम करना चाहिए ना मेरे भाई इसको। तो समझिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हिमसेल्फ नहीं हो सकता।
ऑब्जेक्ट कौन बनेगा कट का? ट्रीज। ये जो वुड कटर है किसको काटेगा? ट्रीज को। फिर इस हिमसेल्फ का क्या करें? हिमसेल्फ को हटा दें क्या? ऐसा कर दें क्या? बी एक कट का तो ऑब्जेक्ट सर बना दो इसको, ये वाला जो नाउन है काम करने लग जाएगा ऑब्जेक्ट का, और हिमसेल्फ हटा दें। मेरे भाई एरर आपका एकदम सही हो जाएगा, द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समझिए वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक का एरर पूछना चाह रहा है। ग्रामर से तो आपने सही कर दिया कि हिमसेल्फ यहाँ पे गलत था, वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने लिखने में गलती कर रखी है, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक की। वो कहना चाह रहा था वुड कटर ने खुद काटे सारे पेड़। ठीक है जी। अब इसका मतलब होना क्या चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे ट्रीज को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इसे यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, ताकि ये क्या काम करने लग जाए? एम्फेटिक का काम करने लग जाए। ठीक है जी। अब दूसरी बात, इसको आप यहाँ भी ले जा सकते हो, द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज हिमसेल्फ, दोनों ही पोजीशन इसके लिए सही है, लेकिन ये फिलहाल यहाँ जब लिखा हुआ है तब ये गलत है। ठीक है जी। ज़्यादा बढ़िया पोजीशन इसकी यही है, माने इसको वर्ब से पहले ही रखा करें, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, 3-4 वर्ड का था तो काम चल गया, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो काम चल नहीं पाएगा। अब देखिए, जब आप शुरू में आए तो मैंने मतलब बेसिक के कोर्सेज के अंदर आपको बताया 2 नाउन एक साथ नहीं आएंगे, 2 प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे। मेरे भाई एक छोटी सी बात समझा करो, सारा का सारा इंग्लिश अगर एक ही लेक्चर में पढ़ाया जा सकता तो फिर तो 5-5 महीने कोर्स चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाती हैं, शुरू में कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाती हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब बच्चे सेंटेंस भेजे जा रहे हैं, सर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ सर। अरे मेरे भाई जो तुम सेंटेंस भेज रहे हो ना वो सब आते हैं मुझे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाना ना मेरे भाई। एक दिन जब छोटी क्लास में थे तो क्या सीखा था? सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। 8वीं जाके पता चला कि सूरज तो पूरब में उगता ही नहीं, सूरज तो वहीं रहता, धरती घूमती है। तो क्या दूसरी वाले मास्टर को नहीं आता था क्या कि वहाँ पे सूरज कांस्टेंट रहता है? उसको आता था, तुम नहीं सीख सकते थे इसलिए बताया नहीं। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ग्रामर बिल्कुल ख़त्म है, तो उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। तो जस्ट पेशेंस रखिए, जो आप सेंटेंसेस मुझे बता रहे हैं सबके सब ब्रेक होने लग जाएंगे, जस्ट हैव पेशेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये हिमसेल्फ भले ही उठ के यहाँ जा रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन ही रहेगा, लेकिन क्या ये प्रोनाउन का काम कर रहा है? एक नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते, बिल्कुल सच बात है ये, लेकिन कब? जब वो दोनों ही सब्जेक्ट बनना चाहते हो एक वर्ब का। क्या ये वाला जो प्रोनाउन है यहाँ सब्जेक्ट बनना चाहता है? नहीं मेरे भाई, ये तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वुड कटर ने खुद काटे सारे पेड़, कई एडजेक्टिव कहते हैं, कई टीचर एडवर्ब कहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे आ जाए। मोनिका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रिपेयर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्रिपेयर्ड व्हाट? अब देखिए, अब या तो इसको ऑब्जेक्ट बना लो या इसको ऑब्जेक्ट बना लो। अगर इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद है, या फिर इसको ऑब्जेक्ट बना लो। फॉर प्रेपोजिशन है, फैमिली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टर, होल क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब समझिए कि अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, सेम उसी फंडे से सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट आपने इसको बना दिया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है नहीं, लिंकिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता मेरे भाई। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? प्रिपेयर्ड व्हाट? किसको प्रिपेयर किया? ब्रेकफास्ट को, और ये हरसेल्फ बनेगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ये जाएगा यहाँ पे। मोनिका हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, मोनिका ने खुद प्रिपेयर कर दिया ब्रेकफास्ट होल फैमिली के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। मोनिका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रिपेयर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। हरसेल्फ वर्ब के बाद है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। वेरी क्या है? एडवर्ब है, इस दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला। वेल क्या है? एडवर्ब है, इस प्रिपेयर्ड वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। एग्जाम क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ पाए? अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे जाएगा क्या ये हरसेल्फ उठ के? यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई? क्योंकि क्या यहाँ पे और कोई नाउन लिखा हुआ है क्या जो इस प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहे और ये गलत हो जाए? नहीं ना। मोनिका ने प्रिपेयर कर दिया खुद को, प्रिपेयर करने वाली भी मोनिका और प्रिपेयर होने वाली भी मोनिका। यहाँ पे इस प्रिपेयर वर्ब के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया, इसमें गलत क्या है? अब यहाँ पे छोटा सा तरीका समझेंगे, ग्रामर बेस्ड लॉजिक दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान, ध्यान से सुनोगे तो एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। एक वर्ब के बाद हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आ सकता है जब कोई और नाउन ना लिखा हो जो इस वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आ सकता है जब कोई और नाउन ना हो जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। समझ में आया? अगर उस वर्ब के बाद कोई और नाउन है, कट का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट कौन है? ट्रीज। प्रिपेयर का लॉजिकल ऑब्जेक्ट कौन है? ब्रेकफास्ट।
अगर कोई और नाउन ना होता तो ये सही हो जाता। देखो अगर इसको मैं हटा दूं, द वुड कटर कट हिमसेल्फ, यहीं फुल स्टॉप लगा दूं तो एकदम सही है। वुड कटर ने काट लिया खुद को, क्यों काट क्यों नहीं सकता मेरे भाई, घर से परेशान है, बीवी पीटती है, काट लिया खुद को, कुल्हाड़ी ली काट दिया, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई और नाउन हो गया तब समस्या है। मोनिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, फुल स्टॉप, यहीं लगा दूं एकदम सही हो जाएगा। मोनिका ने खुद को प्रिपेयर कर लिया, कर सकती है, तैयारी करे दिन रात, कहीं कोचिंग नहीं ले रही, खुद ही प्रिपेयर कर रही है खुद को, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और नाउन आ गया तब ये सही नहीं रह पाएगा। यहाँ पे कोई और नाउन था ही नहीं। देखो एग्जाम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वेल एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, और कोई नाउन है ही नहीं जो इसको नाउन बनने से रोक दे। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ये हो गया जी आपका नो एरर। अगले पे आ जाओ। मोनिका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्रिपेयर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखो हरसेल्फ क्या है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बनना क्या चाहता है, ऑब्जेक्ट बनना चाहता है। हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सन क्या है, अब ये नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है। बोर्ड एग्जाम्स कंपाउंड नाउन, ध्यान आ रहा है, कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही नाउन का काम कर रहे हो। बोर्ड क्या है, बोर्ड भी नाउन होता है, अब ये भी एक बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड्स, और एग्जाम एग्जाम्स वो भी नाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या इस बोर्ड का मतलब ये वाला बोर्ड है, नहीं मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम, दोनों ने साथ मिलकर एक एग्जाम की बात करी, एक ही एग्जाम का नाम है। 10वीं का जैसे बोर्ड होता है, 12वीं का बोर्ड होता है, तो बोर्ड एग्जाम्स हो गए, ठीक। कंपाउंड नाउन, दो नाउन साथ मिलकर एक ही नाउन का काम कर दें, कंपाउंड नाउन। हिज क्या हो गया आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात समझ पाए। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रिपेयर वर्ब के बाद अगर आपको हरसेल्फ लिखना है तो कोई और नाउन नहीं होना चाहिए था। अगर कोई और नाउन आ गया इसका मतलब ये हरसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। मोनिका हरसेल्फ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, मोनिका ने खुद प्रिपेयर कर दिया अपने बच्चे को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उन्हें कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं दिलाई होगी, खुद ही प्रिपेयर कर दिया होगा। तो यहाँ पे आपको उसको उठा के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। 2 मिनट में रिकैप दे रहा हूँ। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे लगते हैं, जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। अडाप्ट करने वाला भी कैमल, होने वाला भी कैमल। इट नहीं आएगा, इटसेल्फ आएगा। अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तो उस वर्ब का या उस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव केस में लिखा जाएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, आप एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लिख सकते हैं जब उसके बाद कोई और नाउन ना आ रहा हो जो इस वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई और नाउन आ जाता है तो आप समझिए कि एग्जामिनर आपसे रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक कैरियर पूछना चाह रहा है, तो आप उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उठा के वर्ब से पहले ले जाइए ताकि वो क्या बन जाए, वो एक एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाए, ठीक है जी। अब वो जो प्रोनाउन है वो नाम भले ही उसका प्रोनाउन है लेकिन काम प्रोनाउन का नहीं करता, वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब उसका काम करता है। अब आप चाहें तो इसको उठा के वर्ब इस ऑब्जेक्ट के लास्ट में भी ले जा सकते थे, सेंटेंस के लास्ट में भी ले जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा बढ़िया पोजीशन यहाँ पे इसकी। वो गलत नहीं होता, मैं उसे गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर पेपर में आ जाए द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज हिमसेल्फ तो ये गलत नहीं है मेरे भाई, ठीक। लेकिन अगर आपको एरर निकालना है और इसको उठा के यहाँ रखना है तो बेटर पोजिशन है कि यहाँ पे ले जाए, ठीक है जी। तो इसके साथ अपना रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक हो गया जी खत्म। प्रोनाउन चैप्टर को इसके आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे कंसेप्ट को डील करने के तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कंप्लीट जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक सीडीएस एग्ज़ाम। उस लिंक को जितना हो सके शेयर करें, जहाँ हो सके फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे पेस्ट कर दें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बाकी मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। आज हम अपनी प्रोनाउन वाली जो सीरीज चल रही है कंप्लीट चैप्टर की, उसी के अगले पार्ट पे बढ़ रहे हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड एक्सप्लेनेशंस देता हूँ जिसके लिए बेसिक्स बहुत बढ़िया होने ज़रूरी हैं। तो मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो उसमें जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया बिल्कुल बेसिक से आपकी वीडियो शुरू हो जाएंगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। समझो ना मेरे भाई, ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है कि आप जो मर्जी अलजेब्रा पढ़ लिया, फिर ज्योमेट्री पढ़ ली, फिर ट्रिगो पढ़ ली, ये वैसा नहीं है। लैंग्वेज है, आपको सिक्वेंशियल वे में ही चलना पड़ता है। तो टाइम ना वेस्ट करके शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। और डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरे नोट्स के लिंक्स हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। अब इसको सबसे पहले वही समझाने के तरीके, देखो इसको ब्रेक करने से पहले ना मैं आपको एक बार वो वाला तरीका दिखाता हूँ जो बुक्स फॉलो करती हैं। कहने का मतलब वो जो अपना रूल वाला रट्टे वाला तरीका है उसको देख लो एक बार।
है क्या चीज़ ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर के अंदर आते हैं ईच, ईदर, नीदर। आपको किताब के अंदर रूल क्या मिलेगा, ईच, ईदर, नीदर जब भी आए इसके बाद ऑफ लगा हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और यदि को प्रोनाउन एडजेक्टिव लगे हों वो भी सिंगुलर आएंगे। ठीक है, रूल बच्चे एकदम सही है, लेकिन समस्या क्या है कि जब तक आपको इस रूल का लॉजिक नहीं पता होगा ना तब तक आप इस रूल को सिर्फ रट रहे हैं, और अगर रट्टे बिठाने पाएंगे तो अंग्रेजी में आखिरी दिन जब सिलेबस खत्म हो रहा होगा 3000 रूल हो जाएंगे, कितना रटोगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये नाउन प्लूरल क्यों आ रहा है, ये वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही है। ठीक है, वो समझ अभी आ जाएगी। आपको एक काम कर लेते हैं, पहले ना सेंटेंसेस को ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ब्रेक करना सब कुछ अपन बेसिक में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब समझिए, मुझे बताओ कि इसके अंदर सेंटेंस कितने हैं। सेंटेंस तो एक ही है क्योंकि फुल स्टॉप एक ही है, और वर्ब कितनी है, वर्ब है एक है कॉल्ड और एक है टोल्ड। दो वर्ब है तो क्लॉज कितने हो गए, दो क्लॉज हो गए। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो ये क्या हो गया जी, आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक, अब अगले वाले क्लोज को ब्रेक कर लेते हैं। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, वो लॉजिक आपको समझ में आएगा। यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, बाय क्या है आपकी, प्रीपोजिशन है, प्रिंसिपल क्या है इस प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या है आपकी, मेन वर्ब है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी ऑफ क्या होता है, ऑफ, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, नाउन प्रोनाउन। ये बॉयज क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में, बॉय बॉयज ऐसे लगा के प्लूरल होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए कि इस कॉल्ड वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। देखो, टोल्ड वर्ब का सब्जेक्ट तो ही है, इस कॉल्ड वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। देखो, पैसिव के अंदर लिखी हुई है वर कॉल्ड। पैसिव के अंदर सब्जेक्ट कौन होता है, जो रिसीवर होता है, जिस पर काम किया जाए। काम किया तो कॉल करने का किसने, प्रिंसिपल ने, और ये काम हो गया किस पे, ये काम हो गया बॉयज पे। लेकिन बॉयज तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी हो जाए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड बचा ना ईच, ये प्रोनाउन है ना। और आपको पता है कि प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में काम क्या करते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इसका मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ईच है। लो जी, इसे डिक्लेयर कर दिया सब्जेक्ट। को पूछे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट बनने का। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो, अब मैंने सेंटेंस का ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था कि सब लड़कों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। ठीक, अब ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, ही टोल्ड मी दैट ऑल द बॉयज वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, या फिर सिंपली ऐसे ही कॉल्ड मी दैट, सॉरी, ही टोल्ड मी दैट द बॉयज वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ये ईच ऑफ लगा के करना क्या चाह रहे हो। जब बात सबकी करनी है, ईच ऑफ में भी तो सबके सब आए, तो ऑल से भी कर सकते थे, या कुछ भी नहीं लगाते तो द बॉयज लगा देते तो भी सारे के सारे हो जाते। तो फिर ईच लगा के करना क्या चाह रहे हो, समझ के देखना, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। मान लीजिए कि ये वो क्लास है, ठीक, जिसके ये बच्चों की बात हो रही है, जिसके लड़कों की बात हो रही है। ये डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उन बच्चों को, ठीक है जी। अब मैं एक तो कहूं कि सब बच्चों को प्रिंसिपल ने बुलाया है, ठीक है, और एक मैं इस बात पे एम्फेसिस डालना चाहूं कि एक एक बच्चे को बुलाया, कोई भी बच्चा क्लास में रहना नहीं चाहिए, हर एक बच्चे को जाना ही जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ने बुलाया है। उसने मुझे कहा था कि हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे को बुलाया है प्रिंसिपल ने, क्लास में एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं। यदि आपको इस बात पे स्ट्रेस डालना है, इंडिविजुअलिटी पे स्ट्रेस डालना है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करनी है, एक एक करके बात करनी है, सिंगुलर करके बात करनी है, तब हम क्या लगा देते हैं, ईच लगा रहे हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम है इसका, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करने वाला प्रोनाउन। ये रेफरेंस इसका रहेगा हमेशा एक से ज्यादा के लिए, है ना। कहने का मतलब एक के लिए कभी ईच लगा पाओगे क्या, हमेशा ये रेफर किसको कर रहा होगा, दो या दो से ज्यादा के लिए, है ना। इसका मतलब ये जो ईच है रेफर तो करता है दो या दो से ज्यादा को, लेकिन ये बात रेफर करता कैसे, एक एक करके, सिंगुलर करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है जी। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब समझिए ये सारा का सारा रूल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक चीज समझो,
कि ये जो ऑफ होती है ना, ऑफ एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक तो सिलेक्शन दिखाना और एक पोजीशन बनाना। दो सेंटेंस सुनेंगे छोटे छोटे, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं कहूँ द मार्क्स ऑफ कमल, मार्क्स ऑफ कमल आर द हाईएस्ट इन द क्लास। अब कह रहा हूँ द मार्क्स ऑफ कमल, मार्क्स ऑफ कमल, कमल के मार्क्स। इस ऑफ ने क्या कर दिया, कमल का पोजीशन बना दिया मार्क्स के ऊपर, यानी ऑफ क्या कर रहा है, पोजीशन बनाना, अधिकार बनाना। ठीक है जी। दूसरा, मैं कहूं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक। इस ऑफ ने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन दिखाना है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि आप एक काम करो, जिस रूम में बैठे हो ना उससे दूसरे रूम में जाइए और जो भी वहां पे जितने भी लोग हो ना उसमें से जो सबसे टॉल है उसको पकड़ के ले आना। ठीक है जी। अब आप दूसरे रूम में गए, अगर वहां पे 10 बच्चे हुए तो आप छांट लोगे, हाँ 10 में से सबसे टॉल है, चलो इसको ले चलते हैं। 5 हुए तो भी छांट लोगे, 4 हुए तो भी छांट लोगे, 2 हुए तो भी छांट लोगे। क्या 1 होगा तब छांट पाओगे? नहीं छांट पाओगे, है ना। फिर तो चॉइस का, कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा, फिर उसी को लाना पड़ेगा, वो तो मजबूरी हो जाएगा। जी आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उस केस में जिस चीज में से सिलेक्ट हो रही होंगी वो चीजें, जिस चीज में सिलेक्ट किया जाना है उसका जो नंबर है वो कम से कम 2 तो होना ही होना चाहिए। और 2 को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, प्लूरल। ठीक है जी। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ऑफ प्रिपोजिशन लगी हुई है और ये यहाँ पे आप जान रहे हो कि पोजीशन का काम तो कर नहीं रही, अधिकार तो बना नहीं रही बॉयज का किसी पे, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रहा है। और अगर सिलेक्शन का काम करना मेरे भाई, तो ये इनमें से छांटना है। लड़कों में से हर एक लड़के को प्रिंसिपल ने बुलाया, जितने लड़के थे उनमें से हर एक को बुलाया है। अब इसमें से छांटना है तो इसका नंबर कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 को अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल, यानी ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। आप यहाँ पे बॉय नहीं लिख पाओगे, आपको बॉयज ही लिखना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा बॉयज रहेगा। पहली बात तो ये। अब मुझे बताइए कि ये जो वर्ब आएगी ये किसके हिसाब से आएगी, इस बॉयज के हिसाब से आएगी, इस ईच के हिसाब से आएगी? आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट से एग्री करती है, ना कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से। समझ में आया? अब ये बॉयज तो क्या इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से तो वर्ब आ नहीं सकती। वर्ब आएगी किसके हिसाब से, ईच के हिसाब से। और ईच कैसा प्रोनाउन है, ईच तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी एक एक करके बात करता है, हर एक लड़के को, प्रत्येक लड़के को एक एक करके बात करनी है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा। इतनी बात समझ पाए? और यदि आगे इसके लिए, इसी ईच के लिए, ईच अगर आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए आगे चल के कोई और प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी यूज होता, जैसे मैं कह देता ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर टास्क, नहीं हिज टास्क लिखते हम। समझ पाया? इस एग्जांपल से वही चीज समझ में आ जाएगी आपको। चलो अगला सेंटेंस ब्रेक कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। देखो अब ये नीदर, इसको पूरे को अपने को करना है ब्रेक। कंप्लीटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीटेड व्हाट, टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। देयर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ब्रदर्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर बताने वाला एडजेक्टिव है। नीदर क्या है, अब देखो ये ब्रदर्स नाउन था, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये टास्क नाउन था, ये कंप्लीटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब को सब्जेक्ट मिला क्या, अभी तक नहीं मिला, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कौन है, नीदर है। ठीक है जी। अब समझिए फिर से वही बात है कि अगर मैं यहां पे ये कह देता बोथ द टू ब्रदर्स, सॉरी टू लगाने की जरूरत नहीं, बोथ के साथ, बोथ द ब्रदर्स हैव नॉट या हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, अगर ऐसा कर दूं तो दिक्कत क्या थी उसके अंदर, बोथ से क्लियर हो रहा है ना। लेकिन मेरे भाई हमें बात करनी है एक एक करके, सिंगुलर करके, तो हमने क्या लगा दिया, नीदर, कि दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं है जो कर दे। आपको इंडिविजुअलिटी पे स्ट्रेस डालना है, अभी ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता। इतनी बात आपको आई समझ में? अब मैं कहना ही चाह रहा हूं, अगर आपने सब्जेक्ट इसको बना दिया, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ये वाला नाउन हमेशा प्लूरल लिखना पड़ेगा। आप जान रहे हैं, क्योंकि क्या करना है आपको, सिलेक्शन का काम करना है। अगर यहाँ पे टू की बजाय ऑफ द ब्रदर्स भी लिखा होता तो भी यहाँ पे नाउन प्लूरल ही आता। और दूसरी बात मुझे बताओ कि क्या इस ब्रदर्स के हिसाब से वर्ब लगेगी? क्या ब्रदर्स तो क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब लगेगी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है क्या आपका, नीदर है। नीदर के हिसाब से वर्ब लगानी है तो यहाँ पे आपको क्या वर्ब लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैज।
और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट ही ऐसा हो गया जो एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, तो क्या यहाँ पे देयर लिख पाओगे क्या? ये जो बॉयज ये जो ब्रदर्स हैं ये किसका काम करेंगे? खुद का काम करेंगे कि दूसरे वाले का भी काम यही करेगा? अपना अपना काम इन्होंने नहीं किया। अभी यहाँ पे ये जो टास्क है ना ये इंडिविजुअल का होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिज टास्क। समझ पाए इतनी बात? अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया? देखो बहुत पहले लेक्चर्स के अंदर ये बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है कि हैज़, हैव, हैड ये क्या काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में? दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रही तो खुद ही क्या बनेगा? मेन वर्ब बन जाएगा। और ध्यान रखना ये लिंकिंग वर्ब नहीं होती, लिंकिंग वर्ब सिर्फ बी की फॉर्म्स होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लोज क्या हो गया इसको क्वालिफाई करने वाला? एडजेक्टिव हो गया। कितने फ्रेंड्स हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। बट क्या है? कंजंक्शन है। नीदर क्या हुआ? सब्जेक्ट नंबर 2। ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशन। देम क्या हुआ? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हेल्प क्या हो गया? वर्ब हो गया। और हिम क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। और मेरे भाई काफियों को लगता है कि सर इतना करने का पेपर में टाइम होता है क्या? पेपर में ऐसा नहीं करना मेरे भाई, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग है। पेपर में जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो फटाक से यार पता चल जाएगा आपको। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको रूल रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। और एक बार समझ में आ गया तो कंसेप्ट बिल्डिंग होने के बाद आप जस्ट एरर रीड करेंगे और आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। चलो जी इसको समझ लेते हैं। अब इसमें हमें कोई देखो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो ये सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। तो फिर गलती है क्या इसमें? समझिए मेरे भाई, ये जो ईच होता है ना, ईच, ये किसके लिए लगता है? ये लगता है दो या दो से ज़्यादा के लिए। इधर कब लगता है? दो में से किसी एक के लिए। और नीदर कब लगता है? जब कहना हो दो में से कोई नहीं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे दोस्त थे कितने इसके? उसके 5 क्लोज दोस्त हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। अब 5 क्लोज दोस्त हैं और तुमने उसके लिए लगा दिया नीदर। नीदर तो कब लगता है? जब कहना हो दोनों में से कोई नहीं। तो फिर क्या करें? ये 5 काट के 2 कर देते हैं। ऐसा मत कर देना मेरे भाई, अपने एरर के चक्कर में दोस्त मत गवा दो उसके। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो ग्रामर से जो कि इसको ठीक कर दे। तो नीदर की जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? नन लगा देंगे, क्योंकि नीदर लगता है 2 के लिए, नन लगता है 2 से ज़्यादा के लिए। इतनी बात आई समझ में? तो इसके साथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सप्लेन हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव का फंडा यही है, सीधी सी बात है। देखो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट में। ईच, इधर, नीदर के बाद ऑफ आए तो ये नाउन प्लूरल आएगा। क्यों आएगा प्लूरल? क्योंकि ये एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो किसको दिखाती है? सिलेक्शन को दिखाती है। और सिलेक्शन करना है तो ये वाला नाउन हमेशा प्लूरल में आएगा, इसमें से छांटना है। दूसरी बात, ये वर्ब आएगी सिंगुलर। क्यों आती है सिंगुलर? क्योंकि ये वाला जो नाउन है ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के सब्जेक्ट बनेंगे कौन? वर्ब के सब्जेक्ट तो ये बनेंगे। और ये कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक एक करके बात करने वाले हैं, सिंगुलर करके बात करने वाले हैं। इसका मतलब वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। और यदि आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो आगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो सिंगुलर आने तय है। समझ पाए इतनी बात? अब अगले पे आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इसमें आपको वर्ड पढ़ाया मैंने ईच, ईदर, नीदर। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर वर्ड आएंगे दिस, दैट, दीज, दोज। और मैंने जैसा कि आपको प्रोनाउन चैप्टर शुरू करते ही बताया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत ज़्यादा लिंक मिलेगा आपको। अब यही 3 वर्ड जो भी पढ़ा है ना, ईच, ईदर, नीदर, ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं और एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ाऊंगा दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 वर्ड प्रोनाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो सेंटेंस को देख के हमें पता कैसे चले कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? बिल्कुल सिंपल। अगर आपको इनकी डेफिनेशन भी याद है तो आप आराम से बता देंगे। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन के साथ लगकर उन्हें क्वालिफाई करता है। ठीक, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए जरा लास्ट वाली लाइन को एक बार ब्रेक करेंगे। ठीक, इसको ब्रेक कर लेते हैं। बिलोंग वर्ब हो गई, टू प्रीपोजिशन हो गया, अजय इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कार क्या है? कार तो है जी सब्जेक्ट। और दैट क्या है? मुझे बताओ, दैट यहाँ प्रोनाउन हो सकता है क्या? साथ में नाउन लिखा हुआ है। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इसके साथ में नाउन लिखा हुआ है, इसको क्वालिफाई करा। देखो मान लो वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये वाली जो गाड़ी है ना, ये अजय की है। दैट कार बिलोंग्स टू अजय, इसीलिए इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव, दर्शाने वाला। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही क्या है? नाउन की जगह पे आना, नाउन के साथ लगना थोड़ी। अगर एक नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो गया? ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात समझ पाए? अब मैं इस सेंटेंस की अगर बात करूं, दैट इज अ वेरी कॉस्टली कार,
दैट हो गया आपका सब्जेक्ट, इज क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, कार क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो लिंकिंग वर्ब हो गया। कॉस्टली क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, कितना कॉस्टली है वेरी कॉस्टली, एडवर्ब है। चाहे तो आप अभी इसको सब्जेक्ट ना लिखे, देखो शुरू से बता रहा हूँ। इज दो काम करता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसी कार है कॉस्टली कार है, एडजेक्टिव हो गया। कितनी कॉस्टली है वेरी कॉस्टली, एडवर्ब हो गया। ए आर्टिकल हो गया। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? अक्षर बचा है, किसका वाला सब्जेक्ट कौन है? यही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव हो सकता है क्या यहाँ पे? ये एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट बन सकते हैं? नहीं मेरे भाई। और अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद में नाउन जरूर आ रहा होता। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे ये क्या बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अब देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं। ई इज और कोई इसके अलावा वर्ब भी नहीं है इस पूरे में। इज एम आर वाज वर्ब दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना मेन वर्ब बनना। लो जी होगी मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो ये ओबीडियंट जो एडजेक्टिव है ये क्या काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा होगा। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लास क्या है इस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बताओ देखो दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। भाई बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, दिस दैट दीज दोज उसके बाद नाउन आ रहा हो तो एडजेक्टिव, ना आ रहा हो तो प्रोनाउन। बात खत्म। अब यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लास को। इसके बाद नाउन आ गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इस इज वर्ब का सब्जेक्ट क्लास तो हो नहीं सकता, क्लास थोड़ी है मेरे भाई ओबीडियंट। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ओबीडियंट है कौन? स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट। और ये ईच अगर स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट से पहले लगा हुआ है, देखो फिर वही बातें दिस दैट दीज दोज ऐसी ईच इधर नीदर, ये भी प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं, एडजेक्टिव का भी। पता कैसे चले प्रोनाउन एडजेक्टिव? कति आसान। अगर इसके बाद नाउन आ जाए ईच स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट नीदर स्टूडेंट, अगर इसके बाद में नाउन आ जाए तब तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अगर इसके बाद नाउन ना आए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बीच में वो प्रीपोजिशन आ गई स्टूडेंट्स तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ईच खुद ही क्या काम करेगा उस केस में? प्रोनाउन का। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उस केस में ईच क्या काम कर रहा होगा? प्रोनाउन का। यहाँ पे इसके बाद में नाउन लिखा हुआ है तो ये क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कितनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था। ईच इधर नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों बन सकते हैं। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं। अब आइए इन पे, इनको बच्चे जानते हैं दैट ऑफ वाले एरर के नाम से। अभी समझ में आ जाएगा कि दैट ऑफ वाले एरर के नाम से क्यों जाने जाते हैं। देखना जरा, अब इस सेंटेंस को ना ब्रेक में चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन वही है ना, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलने देनी चाहिए, ठीक है। अभी इन सेंटेंसेस को ब्रेक करने की जिद ना करें। धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें जब पढ़ा चुका हूँगा तब थोड़ा सा और ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि अभी इसको करना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी इसको कंसेप्चुअल वे से समझा देता हूँ एक बार इन एरर्स को आपको। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो टेबल है ना, इसकी हाइट उस कुत्ते के रंग से ज़्यादा है, को लॉजिक बनेगा? हाइट का कंपैरिजन तो हाइट से होना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई समझिए इस चीज़ को, इसको बोलते हैं आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन क्या है। सुन के देखना जरा, मैंने लिखा द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। एक साइड पे तो आपने ले रखी है दिल्ली की हवा, ठीक, एक साइड पे है ये आपका मुंबई सिटी, और आपने पूरी सिटी से कंपैरिजन कर दिया। भाई बता तो सही कि दिल्ली की हवा का कंपैरिजन मुंबई की हवा से कर रहे हो। मुंबई में तो बिल्डिंगें भी हैं, मुंबई में तो समंदर भी हैं, बता तो सही मुंबई की किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहा है। इसे कहते हैं आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन का एरर। शायद समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको चलो थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। आपको लिखना क्या चाहिए था, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई। ये लिखना चाहते हो कि नहीं, कि दिल्ली की हवा ज्यादा पोल्यूटेड है मुंबई की हवा से। समझ पाए इतनी बात को? अब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। और आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब एक बार एयर का जिक्र हो चुका है, दूसरी बार भी एयर का ही जिक्र करना है आपको, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दैट का मतलब ही क्या है, ये एयर जो एक नाउन की जगह पे आ जाए उसे क्या कह देते हैं, प्रोनाउन। जो और एक नाउन को दर्शाने का काम कर दे उसे क्या कह देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस को समझ लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ रजत कार, रजत की गाड़ी की कीमत, रजत कार की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रजत कार, रजत की गाड़ी की कीमत
इज़ मच हायर देन रोशनी। रजत की गाड़ी की जो कीमत है वो रोशनी से ज़्यादा है। अबे क्या लिख रहे हो, रोशनी से ज़्यादा कैसे हो सकती है कीमत? अभी रोशनी को देखा कहाँ तुमने? मेरे भाई यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे कि रजत की गाड़ी की जो कीमत है वो रोशनी की गाड़ी की कीमत से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे रोशनी की गाड़ी भी चाहिए, और फिर अकेली गाड़ी से भी काम नहीं चलेगा। अगर गाड़ी की कीमत की बात हो रही है तो गाड़ी की कीमत की तुलना गाड़ी की कीमत से ही होगी। गाड़ी के रंग से कंपैरिजन कर सकते हो क्या भी, इस गाड़ी की जो कीमत है वो उस गाड़ी के रंग से ज़्यादा ब्राइट है, ये हो सकता है क्या? मेरे भाई इस साइड पे अगर गाड़ी की कीमत है तो इस साइड पे भी गाड़ी की कीमत चाहिए। समझ के देखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक पोजीशन बनाया रजत की गाड़ी, और दूसरा आपने पोजीशन बनाया इस ऑफ प्रिपोजिशन को यूज करके। यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि ऑफ प्रिपोजिशन क्या काम करता है, या तो सिलेक्शन का काम करेगा या पोजीशन का काम करेगा। यानी रजत की गाड़ी की कीमत, यहाँ पे दो पोजीशन बने हुए हैं। यहाँ पे कितने पोजीशन है? नील। तो यहाँ पे कितने पोजीशन बनेंगे? यहाँ भी दो बनेंगे। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहे थे? कहना आप ये चाह रहे थे द कॉस्ट ऑफ रजत कार इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार। ये कहना चाहते हो कि नहीं? अब ये सही हो जाएगा ग्रामर से। द कॉस्ट ऑफ रजत कार इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, एकदम सही है। लेकिन मेरे भाई एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए तो हमने प्रोनाउन बना रखे हैं। तो समझिए, अगर आप यहाँ से कार को हटा भी देंगे तो ये बात अंडरस्टूड हो जाएगी कि कार की बात कर रही है, अगर आपने अपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रोशनीज और कॉस्ट नाउन को दो बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके लिए हमारे पास है दैट। तो बेसिकली ये जो आपने लिखा दैट ऑफ रोशनीज, इसका मतलब ही हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार वो गलत होता है। मेरे भाई वो कन्वेंशन से गलत होता है, ग्रामर से गलत नहीं होता। आपने प्रोनाउन बनाए किस लिए? प्रोनाउन आपने बनाए इसलिए कि आप एक नाउन को, उसको नाउन की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। सेंटेंस को जितना हो सके कंसाइज लिखिए। यहाँ पे मैं दो वर्ड का यूज कर रहा था द कॉस्ट, उसकी जगह पे मैंने लगा दिया दैट। सेंटेंस कंसाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है, ताकि आप चीज़ों को शॉर्टर वे में लिख पाएं। ठीक, अब अगले सेंटेंस पे आ जाओ। ये सेंटेंस थोड़ा सा बढ़िया, ध्यान देंगे इस पे। देखो इस साइड पे है बिल्डिंग का डिजाइन। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन दैट बिल्डिंग। मान लो ये दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि इस बिल्डिंग का जो, शायद देख पा रहे हैं भाई, इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है ना वो इस बिल्डिंग के डिजाइन से ज्यादा एलिगेंट है। मान लो इस पे कोई फोटो सी छपी हुई है, इस बिल्डिंग का डिजाइन मैं कह रहा हूँ ज्यादा एलिगेंट है। तो इस बिल्डिंग के डिजाइन का कंपैरिजन इस बिल्डिंग के डिजाइन से होगा ना मेरे भाई। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डायरेक्टली आपने बिल्डिंग से कंपैरिजन कर दिया। बिल्डिंग के तो हाइट भी हो सकती है, बिल्डिंग की कॉस्ट भी हो सकती है, बिल्डिंग का कलर भी हो सकता है। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन द डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग। समझ में आया? अभी अगर मैं यहाँ पे सीधा कह दूं ना भाई, मेरे यहाँ पे ये आएगा द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन दैट ऑफ दैट बिल्डिंग। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये आएगा दैट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो शायद आपको सुनने बोलने में खूब अटपटा लगे और तुम कहोगे सर पागल लोगे क्या पढ़ा रहे। लेकिन अभी ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ऐसा कहूँगा ना कि लिखना क्या चाह रहे हो। लिखना ही चाह रहे हो द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन द डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग। ये लिखना चाहते हो कि ना लिखना चाहते हो कि द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो ज्यादा एलिगेंट है इस बिल्डिंग के डिजाइन से। यही तो करना चाह रहे हो। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन द डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग। अब डिजाइन नाउन को दो बार रिपीट ना करना पड़े तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? दैट ऑफ। वही बना के नहीं बना? बन गया ना? समझो होता क्या है ना, दो बार दैट की रिपीटेशन लगने आने से हमें वो अटपटा लगने लग गया। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको दिमाग पर जोर डालेंगे तो देखो, ये डिजाइन आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रिपोजिशन है, बिल्डिंग क्या है? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये दिस क्या है? यहाँ पे दिस दैट दीज दोस दो काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसके बाद में नाउन लिखा हुआ तो ये क्या बना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आ जाओ, दैट बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग से पहले दैट लगा हुआ तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? मेरे भाई ये तो प्रोनाउन है, क्योंकि रेफर किसको कर रहा है? डिजाइन को। और इसके बाद कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दैट दो बार आने से अटपटा लगना देखो जायज़ है, क्योंकि आपने पहले पढ़ नहीं रखा ऐसा सेंटेंस। लेकिन अगर आप इनकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे तो ये एक प्रोनाउन है, वो नाउन को रेफर करने के लिए आया। ये एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन के लिए आया। तो उसमें दिक्कत क्या है? मैंने आपको बताया था चीज़ों को रटे नहीं।
ये जो दैट है देखो आज की लेक्चर में कितने काम कर गया, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर गया, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर गया, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर गया, और अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर होगा वहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का साथ में काम करेगा। तो चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को समझें, और जब आप ये ब्रेक करना सीख जाएंगे, कंसेप्चुअली चीज़ों को देखना सीख जाएंगे, तो आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है जी, फिर से ध्यान देंगे। आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन के एरर्स हैं। दिल्ली की हवा कंपैरिजन मुंबई की हवा से होगा, द एयर ऑफ मुंबई, एयर की जगह पे लिख दिया दैट। रजत की कार का कंपैरिजन, रजत की कार की कॉस्ट का कंपैरिजन करना है तो रोशनी की कार की भी कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ रोशनीज कार, दैट लगा दिया कॉस्ट के लिए, कार यहाँ पे छोड़ दिया, अंडरस्टूड हो जाएगा। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन द डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग, उसके लिए लगा दिया दैट ऑफ दैट। ठीक है जी, इसके साथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव पूरा हो गया। मेरे भाई देखो, अगर आप वाक्य में शिद्दत से तैयारी करना चाहते हो ना एसएससी की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आ जाएंगे अभी कुछ दिन में, जैसे ही वो अपडेट होंगे ना, अभी उसमें एरर वैरर रिमूव हो रहे हैं, जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगे इसमें नोट्स के लिंक आ जाएंगे। ठीक है, उन नोट्स को पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ। उसमें आपको कुछ नए कंसेप्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस 3-4 है, वहाँ पे 5-7 मिल सकते हैं। सेंटेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, कंसेप्ट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, उनको शिद्दत से मेरे साथ साथ करना शुरू करिए। अपने को एसएससी 2018 से पहले अपना ऑनलाइन कोर्स पूरा करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो कुछ भी सस्ता नहीं है बाज़ार में ना, कुछ भी सस्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे भाई। मैंने नौकरी 3 बार ले रखी है, मुझे पता है कितनी मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको मजाक में मत लें। अगर आप वाकई में शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही वो अपडेटेड लिंक यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और उनको साथ साथ मेरे पढ़ना शुरू करेंगे। इतना कंसेप्ट बिल्डिंग में आपकी कर चुका हूँ कि आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आपका जो शेयर करना है मेरे भाई वही मेरा मोटिवेशन है। देख रहे हो कि अभी तक कोई ऐड वैड नहीं है इस पर, कोई यूट्यूब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, पैसा नहीं चाहिए मेरे भाई, बस मेरे काम की अप्रिसिएशन चाहिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन वशिष्ठ, मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम अपने वही प्रोनाउन चैप्टर की, जो हमारी कंप्लीट चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, फ्री ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई समझिए, ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है कि आप रैंडम कोई मर्जी टॉपिक पढ़ लें। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ग्रामर बेस्ड है, तो उसके लिए बेसिक्स मैंने पहले ही डेवलप करवा दिए हैं। तो आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आपको बेसिक एक बात बता रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रो कंज। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक है जी, 2 काम ही एक साथ करेगा, प्रोनाउन भी बनेगा और कंजंक्शन भी बनेगा। बेसिक्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या करता है, या तो 2 वर्ड को या फिर 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, और प्रोनाउन क्या करता है, एक नाउन की जगह पे आना, यानी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। 4 काम प्रोनाउन के बताए थे और कंजंक्शन का काम बताया था। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ही टाइम पे क्या कर रहा होगा, प्रोनाउन भी बन रहा होगा और कंजंक्शन भी बन रहा होगा, इसीलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, हम प्रोकंज बोलते हैं। ठीक है जी, आज हम बात करें हु, हुम और दैट की, विच और व्हाट अगले लेक्चर के अंदर डील करेंगे। ये जो हु होता है ना, हु हुम, ये लगते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। हु एक सब्जेक्टिव केस होता है और हुम एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, इस बात को समझिए। अगर मैं कहूँ ही वॉज गोइंग टू मार्केट, अब ही क्या है, गोइंग का सब्जेक्ट है, हाँ कि ना, तो ही सब्जेक्टिव केस हुआ। और मैं कहूँ आई स्लैप्ड हिम, अब यहाँ पे हिम क्या हो गया, स्लैप वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। बिल्कुल वैसे ही हु सब्जेक्टिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी, अब हु हुम को करने के लिए मार्केट में बहुत सारे तरीके चलाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले तो कंसेप्चुअल सिखा रहा हूँ, फिर आपको पेपर में इसको 2 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखा रहा हूँ। पहले कंसेप्चुअल को डील करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो जो ट्रिक है वो बनी कैसे है। चलो जी, आ जाओ। इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे हम, हर सेंटेंस को जैसे ब्रेक करके पढ़ते हैं, और ब्रेक करना हम बेसिक्स में सीख चुके हैं। तो मेरे भाई फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें। रिवार्डेड वर्ब हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज होना है तो जरूर क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का काम कर रहा है तो 2 क्लोज रहे होंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ वर्ब नंबर 1, क्योंकि मुझे पता है कि आगे एक और वर्ब भी दिखाई दे रही है।
तो मैंने मान लीजिए इसको लिख दिया वर्ब नंबर 1, ठीक है जी। अब ये दे क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। दे रिवार्डेड हुम, द मैन, मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये हुम तो अपने को भरना ही है। सेव्ड क्या हो गया वर्ब नंबर 2, सेव्ड हुम चाइल्ड ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है जी। अब ये जो पहला क्लॉज था दे रिवाइडेड द मैन, ये तो पूरा हो चुका है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे वर्ब आ चुकी है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है क्या जिसका सब्जेक्ट ही ना हो? नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेरे भाई सब्जेक्ट की, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हु लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो हु होगा, एक तो ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, हाँ कि ना, क्योंकि दो क्लोज हैं, दो क्लोज को ज्वाइन करने वाली कंजंक्शन और कोई वर्ड तो है नहीं, यही बन रहा है। और दूसरी बात ये साथ के साथ काम कर रहा है प्रोनाउन का भी, क्यों? क्योंकि ये सेव्ड वर्ब का सब्जेक्ट भी तो है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में होते कौन है, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन तो है नहीं, है क्या, प्रोनाउन। समझ पाए इतनी बात? अगले सेंटेंस पे आ जाइए। कैच, कॉट, कॉट, ये हो गई वर्ब। पुलिस हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, इसको लिख लेता हूँ वर्ब नंबर 1। बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2। अभी मत कहना सर पहले हेल्पिंग वर्ब का है, 2 का मतलब क्या है, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट, दूसरे क्लॉज की हेल्पिंग वर्ब और ये दूसरे क्लॉज की वर्ब, ठीक है जी। अब समझिए, पहला क्लॉज तो पूरा हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई कि ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, ठीक है। ही प्लेज वेरी वेल, ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट आया क्या इस सेंटेंस में? नहीं आया। पहले भी बहुत ग्रामर के बेसिक्स लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं होता, लेकिन समझिए वर्ब का ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। अब मान लो थोड़ा सा कंसेप्चुअल डील कर रहा हूं, देखो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया आपने हु क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है। तो क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं होगा जिसकी वर्ब ना हो। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिख दिया तो फिर इसकी वर्ब कहाँ है? समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए यहाँ पे अगर और कोई वर्ब नहीं है तो ऑब्वियसली इसको क्या बनना पड़ेगा, चेजिंग का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। यू वर चेजिंग होम, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और होम रेफर किसको कर रहा है, बॉय को। समझ पाई इतनी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हु को काट के आपको क्या करना पड़ेगा, होम बनाना पड़ेगा। ये साथ के साथ क्या काम कर रहा होगा, कंजंक्शन का, और साथ के साथ क्या काम कर रहा होगा, प्रोनाउन का। इसी कंजंक्शन वाली बात को देखो फिर से बता देता हूँ। कॉट वर्ब है, चेजिंग वर्ब है, दो वर्ब है, दो क्लॉज है, कंजंक्शन बन गया। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन होने के नाते क्या करता है, ये एक नाउन को रेफर करता है। देखो बॉय के लिए लगा कि नहीं लगा, पुलिस ने पकड़ लिया था उस लड़के कौन से को, जिसका तुम पीछा कर रहे थे। ये जो हु हुम जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो बॉय को रेफर करेगा कि नहीं करेगा, ये इस मैन को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो एक नाउन को रेफर करे वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और दूसरी बात, अगले क्लोज का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, इसमें इस वर्ब का सब्जेक्ट बना, इसमें इस चेजिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन 3 काम करता है, कंजंक्शन बनना, किसी नाउन प्रोनाउन को रेफर करना, और अगले क्लोज का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। इतनी बात समझ गए? अगले पे आ जाओ। हेल्प्ड क्या हो गया, वर्ब नंबर 1। रजत क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1। वुमेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। हु हुम तो अपने को भरना ही है। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2। थॉट क्या हुआ, वर्ब नंबर 2। अब मुझे बताओ ये हैड क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है क्या थॉट का? नहीं हो सकता मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है ना कि बाद में। इसका मतलब ये क्या है, ये तो अगली वर्ब शुरू हो गई, ये वर्ब नंबर 3 हो गई। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। क्यों? हैज, हैड, हैव की फॉर्म 2 काम करती है। हेल्पिंग पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद कोई और मेन वर्ब आ रही होती तब इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कोई और मेन वर्ब नहीं आ रही तो खुद ही वर्ब। इसको लिख दूं ऑब्जेक्ट नंबर 3। अब समझिए, रजत हेल्प द वुमेन, वो क्लोज तो पूरा हो गया। यहाँ पे ही थॉट और यहाँ पे हैड कैंसर। इसमें सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसमें वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नहीं आया। अब सोचिए इस बात को, क्या वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। लेकिन क्या कोई वर्ब सब्जेक्ट के बिना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। लो जी, इसे हटाएं और सब्जेक्टिव केस में कर दें। समझ पाए? नेक्स्ट पे आ जाइए। बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसके जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अभी तक जितने हमने सेंटेंस पढ़े सब में देखो पहला क्लॉज पूरा हो रहा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ही सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो अंडरस्टूड है कि इस सब्जेक्ट को आगे चल के कहीं ना कहीं वर्ब जरूर मिलनी है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, बॉयज आएगा यहाँ पे। ठीक, वो टाइपिंग एरर है, कोई एरर नहीं है मेरे भाई, आर लगा रखा ना मैंने, तो बॉयज आएगा वहाँ। ठीक, अब देख लो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया।
वी क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट नंबर 2। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, दूसरे क्लॉज की हेल्पिंग वर्ब है ना, सिलेक्टेड वर्ब नंबर 2। इन हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। आर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। आर क्या है, यहाँ पे बना हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। क्रिकेट क्या है, इस प्लेइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। फील्ड क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब समझो मेरे भाई, वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम। ध्यान रखेंगे जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से एक हटाना है, ध्यान रखना। ये राउंड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इसको हटा देना है, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से लेना देना नहीं होता, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते वक्त इसे ना गिने। ऐसे मेरे भाई इन द फील्ड, इसे भी गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये समझो कि सिलेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट तो बॉयज है और ये जो प्लेइंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है। आप एक सब्जेक्ट पहले देखो लिख के छोड़ के आगे थे, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्लेइंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, बॉयज बनेगा। तो इसको लिख दो हेल्पिंग वर्ब 1, मेन वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 1। पहला क्लॉज तो हो गया था बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा क्लॉज है वी हैव सिलेक्टेड। अब फिर वही बात, अगर यहाँ पे हु लिखा हुआ छोड़ दिया, हु तो सब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिएगी, वर्ब अपने पास और कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली इसे सिलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। वी हैव सिलेक्टेड होम, और ये रेफर किसको कर रहा है, बॉयज को, तो मेरे भाई यहाँ पे होम करना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो इसके साथ हु होम। अब ये हु होम को पेपर में कैसे डील करना, बिल्कुल 2 सेकंड की ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। सेंटेंस पढ़िए, ठीक, फिर देखना कि वर्ब कहाँ कहाँ है इसमें, ठीक। सेंटेंस पढ़ लिया, वर्ब देख ली, फिर आपको क्या देखना है, क्या हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर एक भी वर्ब ऐसी है जिसे सब्जेक्ट नहीं मिला तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। अगर हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। चलो लगा के देखते हैं। एक वर्ब आई, दूसरी वर्ब आई, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, इसको नहीं मिला, सब्जेक्टिव केस लगेगा, हु आएगा। वर्ब आई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आई, सब्जेक्ट मिल गया, दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, होम आएगा। वर्ब आई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आई, सब्जेक्ट नहीं मिला, हु लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। वर्ब आई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आई, इसका सब्जेक्ट आप यहाँ छोड़ आए थे, ये मिल गया, इसका मतलब दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, होम लगेगा। समझ पाए इतनी बात। अब बात कर लेते हैं दैट की। हु होम सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, दैट जो है एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स सबके लिए लग जाता है, ठीक है। मैं आपको रूल भी बताऊंगा दैट का, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको एक बार ब्रेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। ब्रेक करने के बाद रूल पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1। इज क्या है आपका, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई और मेन वर्ब नहीं आई। ये बैट्समैन क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसा बैट्समैन है मेरे भाई, बेस्ट बैट्समैन है, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। हु हुम तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एवर क्या है, एडवर्ब है जो इस प्ले वर्ब को क्वालिफाई करेगा। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। टू टू कर दो, इसको दूसरा लिख देता हूँ ना क्योंकि दूसरी आ गई, ठीक। पहला तो वहां पे हो गया। प्लेड ऑन प्रेपोजिशन है, ग्राउंड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आ गई समझ में। एरर अभी निकालेंगे। थीव्स क्या है, सब्जेक्ट है। स्टोल क्या है, वर्ब है। S1 V1। स्टोल व्हाट, मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कितनी मनी, लिटिल मनी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने को भरना ही है। ही क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2। सेव्ड क्या है, वर्ब नंबर 2। फोर प्रेपोजिशन है। मैरिज क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसकी मैरिज, डॉटर्स मैरिज। ये कंसेप्ट हम पहले डील कर चुके हैं। इसका कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो कहना नाउन है। कौन से केस में है, पॉजेसिव केस में। और काम क्या कर रहा है, इस पे इसको क्वालिफाई करने का, किसकी मैरिज, डॉटर की मैरिज, हाँ के ना। तो काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। फिर बता रहा हूँ, इसको कोई कहे तो एडजेक्टिव मत कह देना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, केस पॉजेसिव, काम एडजेक्टिव का। हिज क्या है, डॉटर पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसकी डॉटर की मैरिज। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैन क्या हुआ, सब्जेक्ट नंबर 1। ये द दोनों में आर्टिकल है, ठीक है। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। डॉग क्या हुआ, फिर से सब्जेक्ट नंबर 1 ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़े हो तो दोनों एक वर्ब के सब्जेक्ट बनेंगे ऑब्वियसली। द मैन एंड द डॉग, जैसे राम एंड श्याम है ना, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ऐसे मैन एंड द डॉग दोनों के दोनों एक ही वर्ब के सब्जेक्ट मिलेंगे। हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग क्या है, मेन वर्ब है।
ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। रोड क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब समझिए कि ये जो वॉकिंग वर्ब है ना, ये डॉग और इसकी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, और रिलेटिव प्रोनाउन या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो आया नहीं इस वर्ब के पास, तो उस सब्जेक्ट को आगे चल के कहीं वर्ब मिलनी है। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हिट क्या है, मेन वर्ब। अब देखिए, अब आ गई वो वर्ब, तो ये S1 था, इसको HV1 और MV1 लिख दूं, और ये क्या बना, प्रेपोजिशन। बाय प्रेपोजिशन हो गया ट्रक, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब ये सारे सेंटेंस मैंने तीनों के तीनों ब्रेक कर दिए। अब जरा सुनना, है क्या ना कि जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत हो सेंटेंस में, और सेंटेंस के अंदर ये नीचे लिखे गए वर्ड्स आ रहे हो, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो ना हु यूज होगा, ना हुम यूज होगा, ना विच यूज होगा, ना वट यूज होगा, केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, वो कौन है, दैट। ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए आपको डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस समझने पड़ते हैं। ये जितने भी वर्ड है ना, सारे के सारे डिफाइनिंग क्लॉजेस बनाते हैं। कहने का मतलब, इनसे पहले जो वर्ड लिखा गया, इनसे पहले जो नाउन लिखा गया, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। और अगला जो क्लॉज बनेगा उसको डिफाइन करने वाला क्लॉज बनता है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2-4 बार ये वर्ड्स देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये है क्या चीज़, डिफाइनिंग क्लॉजेज बनाने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। कब, जब ये वाले वर्ड आ रहे हों उस सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, यहाँ पे लगेगा जी दैट। अब मैंने देख लिया द लिटिल, द फ्यू के साथ तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, दैट लगता है। अब इस सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड नहीं आया, ना ऑल, नन, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, इनमें से कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ दैट लगेगा। समझिए क्यों। मैंने आपको बताया था हु हुम ह्यूमन बींग के लिए आते हैं, विच एनिमल के लिए आता है। अगर यहाँ पे विच लगा दूं तो ये मैन नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने का ही तो काम करता है। देखो, ये बॉय के लिए आया, ये मैन के लिए आया, ये वुमन के लिए आया, ये बॉयज़ के लिए आ गया, ये बैट्समैन के लिए आ गया, ये मनी के लिए आ गया। तो इसको रेफर करने के लिए, अब एंड से जुड़े हो तो दोनों को रेफर कराना है। अगर मेरे भाई यहाँ पे विच लगा दिया तो ये मैन नाराज हो जाएगा, अगर यहाँ पे हु लगा दिया तो ये डॉग काट लेगा, है ना। तो मेरे भाई समझिए, यहाँ पे ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है जो दोनों को रेफर कर सकता हो, और मैन, ह्यूमन बीइंग और डॉग दोनों को रेफर कर दे। ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन केवल एक ही है, वो क्या है, दैट। ठीक है जी। हु हुम ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। चुपचाप वर्ब गिन लो, देखो क्या कोई ऐसी वर्ब है जिसे सब्जेक्ट नहीं मिला। अगर कोई ऐसी वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस लगाना, वरना ऑब्जेक्टिव केस। दैट के लिए क्या करना है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं तो समझ जाना कि यहाँ एक डिफाइनिंग क्लॉज बनना है। उस स्पेसिफिक नाउन को डिफाइन करने वाला क्लॉज आएगा आगे। और डिफाइनिंग क्लॉजेज जब ये वर्ड आ रहे हो तब कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाए जाते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ दिन के बाद अपडेटेड नोट्स का लिंक आ जाएगा। उन नोट्स को मेरे कोर्स के साथ साथ पढ़ना शुरू करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, मेरे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो मेहनत करना शुरू करिए, इस नोट्स को मेरे साथ साथ पढ़िए। हम CGL 2018 से पहले ज़रूर अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई, तुम्हारे शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। पैसा नहीं चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।